हमें ये कब पता चलेगा कि हम इमोशनली हेल्दी हैं या अनहेल्दी हैं? कोई बात कह दी है, आपने उस बात को सुन लिया है, लेकिन आप बेचैन हैं, आप रेस्टलेस हैं, आप कह भी उसे कुछ नहीं सकते हैं। आपको लगा कि आपने बर्दाश्त भी कर ली, आपको लगा कि आपने बात को इधर उधर भी कर दिया, लेकिन आपका स्टमक अपसेट हो गया। जो ही आपका स्टमक अपसेट हो गया तो उसने आपको बताया कि भाई ये प्रोसेस नहीं हुई बात, और उसकी दवाई कहीं नहीं है सिवाय इसके कि हम उसे प्रोसेस होने दें। तो आप मुझे बताएं कि हमें खुद को डिटैच करने के लिए जो चीज़ें आपको तकलीफ दे रही हैं वो आपको तकलीफ ना दें और आपकी हेल्थ भी अच्छी रहे। मैं उसके असरात से ऐसे बच सकता हूँ कि मैं अपने आप को उससे अहम तस्वर कर लूँ। और उससे अहम तस्वर करने का मकसद क्या है कि आप बेशक इमेजिनरी, आप कहते हैं कि इतना बड़ा इंसान था, मैंने इसको यूं करके छोटा किया और यूं फेंक दिया। हम में से बहुत सारे लोग इमोशनल अटैचमेंट की वजह से बीमार हो जाते हैं, लेकिन हम ये नहीं जानते कि हम इस इमोशनल अटैचमेंट को डिटैचमेंट में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। कौन से ऐसे स्टेप्स होंगे जिन्हें हमें बार बार रीइंफोर्स करना है कि हम अपनी कैफियत को बदल सकें ताकि हमारे स्टमक हेल्दी रहें, हम बीमार ना हों और स्टमक की वजह से हमें डिफरेंट किस्म की बीमारियाँ हिट ना करें। आप मेंटली हेल्दी कैसे रह सकते हैं और यही अटैचमेंट आपके मेंटल पीस को किस तरह डिस्ट्रॉय कर देती है। तो इस पॉडकास्ट को एंड तक लाजमी देखें, क्योंकि इस पॉडकास्ट में सैयद एजाज बुखारी साहब ने बहुत ही उम्दा टिप्स आपको बताई हैं कि आप मेंटल पीस में रह सकते हैं। आज जो हमारा टॉपिक है वो इमोशनल बिहेवियर पे है। हमें ये कब पता चलेगा कि हम इमोशनली हेल्दी हैं या अनहेल्दी हैं? मतलब अगर हम बहुत ज़्यादा इमोशनल हैं या इमोशनल नमनेस है, ये कैसे पता चलेगा कि ये हमारे मेंटल लेवल के लिए, मेंटल पीस के लिए हेल्दी है कि नहीं? देखिए, बुनियादी तौर पर जब हम किसी को जवाब देने में थोड़ा वक्त ले लेते हैं तो इसका मतलब हम इमोशनली हेल्दी हैं। यानी हम रिएक्टिव नहीं होते, हम रिस्पॉन्सिव होते हैं। और रिस्पॉन्ड कर वो ही सकता है जो थोड़ा वक्त ले लेता है जवाब देने में। जो आपके सवाल को दरमियान में काट के आपको जवाब देना शुरू कर देगा, या आपकी बात को पूरा सुने बगैर आपको जवाब देना शुरू कर देगा, तो वो इमोशनली हेल्दी तो नहीं हो सकता। यानी वो किसी चीज को अपने तक आने ही नहीं दे रहा। एक्सेप्टेंस तो बाद में आनी है, पहले उस चीज को अपनी तरफ आने तो देना। जब आप उसे अपनी तरफ आने देंगे, उसे थोड़ा अपने साथ प्रोसेस करेंगे और फिर जाकर जवाब देंगे, तो आप इमोशनली हेल्दी हैं। और अगर ऐसा कुछ नहीं है तो फिर आप रिएक्ट करेंगे। जब आप रिएक्ट करेंगे तो उसका मतलब क्या होगा कि आप इमोशनली हेल्दी नहीं हैं। यानी आप किसी की बात को न सुन सकते हैं, न समझने के लिए उसे एब्जॉर्ब कर सकते हैं, न एक्सेप्ट कर सकते हैं, बल्कि जो आपकी राय है बस उसी की अहमियत और आप उसको थोपना चाहते हैं। उस सूरत में आप ज़ाहिर रिएक्ट करेंगे, और रिएक्ट करने की सूरत में आप इमोशनली हेल्दी नहीं होंगे। जहां तक आपने नमनेस की बात की है, तो एक वक्त ये आता है कि इंसान को फर्क ही नहीं पड़ता, कुछ भी हो रहा हो उसे को फर्क ही नहीं पड़ता। वो इरिटेट करने वाली नमनेस होती है। यानी उसमें तो नमनेस आ गई, लेकिन उसकी वजह से बाकी लोग रिएक्शनरी हुए होते हैं। यानी इसको फर्क ही कोई नहीं पड़ता। हालांकि उसको देखिए, फर्क तो पड़ना चाहिए, हम हैं तो क्यों ना फर्क पड़े, हम हैं, एहसास है, फर्क तो पड़ना चाहिए। तो इमोशनली अनहेल्दी होने में इमोशनल नमनेस आती है। कुछ लोग इमोशनल नमनेस को बतौर हथियार इस्तेमाल करते हैं दूसरों के खिलाफ। तो जब आप किसी भी अपने अमल को बतौर हथियार किसी के खिलाफ इस्तेमाल करेंगे तो आप इमोशनली हेल्दी तो ना हुए ना। तो दोनों सूरतों में इमोशनली हेल्दी नहीं होते। यानी बहुत ज़्यादा इमोशनल होना भी नुकसानदेह है और बिल्कुल ही इमोशनल वाइब ना होना भी नुकसानदेह है। दोनों नेगेटिव, दोनों नेगेटिव है। अच्छा, हमें ये कैसे पता चलेगा अगर हमने खुद को जज करना हो, तो हमें ये कैसे पता चलेगा कि हम ज़्यादा इमोशनल हैं या हमें फ़र्क नहीं पड़ता, बस ठीक है हमारी अपनी लाइफ है जो हम अच्छे से गुजारें, दैट इज़ ओके। तो ये हम खुद से कैसे ऑब्जर्व कर सकते हैं अपनी पर्सनालिटी में? कोई 5 से 6 ऐसी टेक्निक्स बता दें कि हमें पता चल जाए कि हम कहाँ पे फॉल कर रहे हैं। देखिए, बुनियादी तौर पर सबसे पहला तो अब ये देखें कि जब आपसे कोई बात करता है तो आप उसका जवाब देने में जो आपका टोन है वो कैसा होता है। कुछ लोग होते हैं जो थोड़ा वक्त ले भी लेते हैं, जिस तरह हम उनसे कहते हैं भी थोड़ा वक्त ले लिया करो, लेकिन उनकी जो टोन है उसके अंदर तलखी होती है। आपकी टोन के अंदर जब तलखी है तो ये निशानी है कि आप इमोशनली हेल्दी नहीं हैं, बल्कि आप रिएक्शनरी हैं। आपने सिर्फ इसलिए वक्त ले लिया, यानी आप किसी की बात सुन तो रहे थे लेकिन आप साथ ही साथ तिलमिला रहे थे कि ये एक दफ़ा चुप करे और मैं इसको बताऊं कि मैंने इसे क्या बताना चाहता हूं। तो अगर ऐसी सूरत हाल आपके अंदर पाई जाती है तो उसका मतलब आप इमोशनली हेल्दी नहीं हैं। इसका मतलब आप किसी बात को एब्जॉर्ब नहीं करते, उसे आप एक्सेप्ट नहीं करते। दूसरी बात आप इसमें देखें कि किसी ने आपसे कोई बात कह दी है, आपने उस बात को सुन लिया है, लेकिन आप बेचैन हैं, आप रेस्टलेस हैं, आप कह भी उसे कुछ नहीं सकते हैं, तो इसका मतलब फिर आप इमोशनली अनहेल्दी हैं, आप इमोशनली हेल्दी तो नहीं हैं। इसी तरह किसी ने आपसे कोई बात कर दी और फॉर द टाइम बिंग आपने उसे इधर उधर करके जब आप घर वहां से निकल गए, तो कितने घंटे कितने दिन आप उस कैफियत से नहीं निकल पा रहे।
तो इसका मतलब आप इमोशनली हेल्दी नहीं हैं, क्योंकि अगर इमोशनली हेल्दी हो तो आपको उसे प्रोसेस करना आना चाहिए। ये 3 बातें खास तौर पर जिन लोगों के अंदर पाई जाती हैं, वो ये कह सकते हैं कि इमोशनली हेल्दी नहीं है। चौथी बात ये है कि आपको लगा कि आपने अगले की बात सुन भी ली, आपको लगा कि आपने बर्दाश्त भी कर ली, आपको लगा कि आपने बात को इधर-उधर भी कर दिया, लेकिन आपका स्टमक अपसेट हो गया। हम्म। जो ही आपका स्टमक अपसेट हो गया तो उसने आपको बताया कि भाई ये प्रोसेस नहीं हुई बात। आपके सर में दर्द ही खत्म नहीं हो रहा, तो इसका मतलब प्रोसेस नहीं हुई बात। आपको वॉमिटिंग, नोज़िया टाइप फीलिंग आना शुरू हो गई है, तो आपके हेल्थ का मसला है। और ये हेल्थ आपके उन्हीं जज़्बात, उन्हीं इमोशंस की वजह से आई है, जिससे आप मैनेज नहीं कर सके थे। बल्कि आपने क्या किया, लम्हा भर को ऐसे कहा कि मैं इधर, अक्सर लोग कहते हैं जब जहाँ कुछ बुरा हो रहा है ना, मैं इधर-उधर हो जाता हूँ। आप फिज़िकली तो इधर-उधर हो गए, लेकिन इमोशनल। मेंटली, इमोशनली आप अटैच रहे उस चीज़ के साथ। आप इधर-उधर नहीं हुए हैं, तो उसका नतीजा क्या निकलेगा? आप बेचैन होंगे। तो जो बेचैन होता है, वो इमोशनली बीमार हो हेल्दी तो नहीं हो जाएगा। सकता, वो बीमार होगा। और जितने भी, इसलिए हम ख़ास तौर पे ये कहा जाता है कि आपके स्टमक से मुताल्लिक जितने भी इश्यूज़ हैं, ये एंग्ज़ायटी है, ये डिप्रेशन है, आपकी हार्ट बीट का तेज़ होना या उसका कम हो जाना, ये सब के सब इसी बात की निशानी है कि कहीं आपके इमोशंस मैनेज नहीं हो रहे हैं। और हम्म। हेल्थ, और कहा जाता है कि 70-80% पहले दिमाग मुतासिर होता है, फिर ऐसा ही उसके है। बाद कहीं जाकर आपकी हेल्थ मुतासिर होती है। आपने बता दिया कि हम इमोशनली अनहेल्दी हैं, और जब हमारा स्टमक डिस्टर्ब होता है ना, हम डॉक्टर्स के पास जाते हैं, हम डिफरेंट डॉक्टर्स को अप्रोच कर लेते हैं, हम अपनी पूरी बॉडी के टेस्ट करवा लेते हैं, लेकिन डॉक्टर्स भी क्या कहते हैं कि आप कोई स्ट्रेस ले रही हैं, आपको पैनिक अटैक्स हो रहे हैं, आप इन चीज़ों को डील करें, लेकिन कैसे डील करें ये कोई डॉक्टर नहीं बताता। ठीक है, तो मुझे ये बताएं कि हम इमोशनली स्टेबल कैसे हों कि ये जो डिफरेंट बीमारियां हमें हिट करती हैं आके, और फिर हम इतने इतने पैसे डॉक्टर्स को भी देते हैं, और निकलता अंदर से क्या है कि आपको स्ट्रेस है, आपको पैनिक अटैक्स हैं, आपको एंग्जाइटी हो रही है, तो वो किस तरह डील करें, हम इमोशनली स्टेबल कैसे हों? देखिए, पहले तो हमें सबसे ज़्यादा जिस चीज़ को समझने की ज़रूरत है कि कुछ भी हमारे इर्द-गिर्द जो होता है, वो हमारे लिए है। हमने तस्लीम कर लिया। अब वो बुरा है, तो उस बुराई के अंदर छुपी हुई अच्छाई भी हमारे लिए है। यानी एक मैसेज है ना। आप जब तक किसी चीज़ के यानी बुराई के वजूद को जब तक आप तस्लीम नहीं करेंगे, शैतान के होने की हकीकत को जब तक आप तस्लीम नहीं करेंगे, आप शैतान से डील तो नहीं कर सकते, आप बुराई से डील तो नहीं कर सकते। तो इसका मतलब एक्सेप्ट करना पड़ता है। और इसी के ऊपर ये जो साइकोथेरेपी है, वो इसी के ऊपर बात करती नज़र आती है कि प्रोसेस ओरिएंटेड होना चाहिए। कोई भी चीज़ जब आप तक आई है, उसे अपने यहाँ कुछ देर ठहरने दें, ताकि वो पूरा प्रोसेस करके जब आपसे निकले, तो वो पूरी आधी-अधूरी नहीं होगी, पूरी बात आपके यहाँ से होके निकल जाएगी। फिर उससे मिलती-जुलती कोई भी कैफ़ियत आपकी ज़ात के हिस्सा बनेगी, तो आपका अंदर उससे वाकिफ़ होगा कि इस तरह की चीज़ें आती रहती हैं और उससे मुझे ये वाले रास्ते देने हैं। हमारे यहाँ होता क्या है, आधी-अधूरी चीज़ हम अपने तक पहुँचने देते हैं, फिर जब उसे निकाल रहे होते हैं, वो आधी-अधूरी वहीं रह जाती है और आधी-अधूरी निकल जाती है। और जो वहाँ रह जाती है, वही जाकर हमारे स्टमक को ख़राब करती है, वही जाकर हमारे ज़हन को ख़राब करती है, और उसकी दवाई कहीं नहीं है सिवाय इसके कि हम उसे प्रोसेस होने दें। उसके लिए गोलियाँ खा के हम नमनेस का शिकार तो हो सकते हैं। थोड़ी देर को इधर-उधर हो तो सकते हैं, लेकिन वो मुस्तकिल हमारे साथ रह जाती है। इसलिए किसी भी चीज़ को देखिए, कोई बुरा रवैया है, वो सास का है, वो बहन का है, बहनोई का, किसी का भी है। आप तक एक बुरा रवैया आया है और आप उसको कंट्रोल नहीं कर सकते जो बुरे रवैये वाला है। तो आपने मैनेज तो अपने इमोशंस को करना है। तो मैं अपने इमोशंस को कैसे मैनेज करूँगा? मैं अपने इमोशंस को ऐसे मैनेज करूँगा कि उसको तो मैं बदल नहीं सकता, और उसको बदलने का सोचना भी नेगेटिव है। हुँ। मुझे देखना है कि मैं उसके असरात से बच कैसे सकता हूँ, और मैं उसके असरात से ऐसे बच सकता हूँ कि मैं अपने आप को उससे अहम तसव्वुर कर लूँ। और उससे अहम तसव्वुर करने का मकसद क्या है कि आप बेशक इमेजिनरी, आप कहते हैं कि इतना बड़ा इंसान था, मैंने इसको यूँ करके छोटा किया और यूँ फेंक दिया। उससे हुँ। क्या होता है कि आपके दिमाग में वो कैफ़ियत आती है कि जैसे वो बहुत बड़ा जिन बना था वो आदमी, और वो बिल्कुल छोटा होके आपने उसको फेंक दिया, अब आप उससे बड़े हो गए। और जिस घड़ी आप उससे बड़े हो गए, तो इसका मतलब आपकी कैफ़ियत, आपके मामलात उससे कहीं ज़्यादा बेहतर और बड़े हैं। वो फिर आपके ऊपर अटैक नहीं कर सकता, वो आपको उस तरह से आपके ऊपर हमलावर नहीं हो सकता। देखिए, दुःख ये नहीं होता, इमोशनल प्रॉब्लम ये नहीं होता कि किसी ने आपको कुछ कह दिया है। प्रॉब्लम ये है कि आप उसके कहने को पालते हैं। आप ही पाल रहे होते हैं। और यहाँ तक कि उसने आपके साथ आज, यानी 24 दिसंबर को, उसने आपके साथ कोई बुरा अमल, कोई बुरा जुमला, कोई बुरी बात आपको कही है, तो पिछले दिसंबर में उसने क्या कहा था, उससे पिछले महीने उससे क्या कहा था, और पिछले 72 घंटे में उसने क्या था, वो सारी चीज़ें इकट्ठी होके बलाएँ बन के आपकी ज़ात को ख़राब करना शुरू कर देती हैं। और फिर आपको लगता है मैंने उस वक़्त ऐसे इसे शट अप कॉल दे देती ना तो ठीक था, मैं इस वक़्त ये कर लेती तो ठीक था, मैं इस वक़्त ये कर लेता तो ठीक था। ये सारी चीज़ें आप क्यों कर रहे होते हैं? दोहरा रहे होते हैं। वो बिल्कुल वो स्नोबॉल इफ़ेक्ट बन रहा होता है। कि वो बर्फ़ का गोले की तरह वो बढ़ता, बढ़ता, बढ़ता आप ही को खा रहा होता है, और अगले को पता भी नहीं होता कि आप अपने साथ क्या कर रहे हैं। वो अपने हिस्से की तकलीफ़ दे के जुमला छोड़ के वो तो गया, लेकिन वो आपके यहाँ से नहीं गया।
क्योंकि आपने उसको पालना शुरू कर दिया है। और आप उसे पाल कैसे नहीं सकते जब आप अपने आप को अहम समझते हैं। किसी की जरूरत नहीं है कोई किसी को हर्ट कर सके, वो चाहे सास है, ससुर है, बहनोई है, बहन है, बॉस है, वो कोई भी रिश्ता है आपका, बहुत ही करीबी लवर भी आपका क्यों नहीं है। मैंने करीबी लवर इसलिए बोला कि दूर के लवर भी होते हैं, तो जो बहुत ही करीबी जो बहुत ही करीबी लवर भी आपका है, वो भी आपको तकलीफ नहीं दे सकता जब तक कि आप उसे ये इजाजत ना दें कि वो आपको तकलीफ दे। और वो इजाजत देना यही है कि उसके किसी अमल को अपने, मिसाल के तौर पर एक साहब ने फोन करते करते आपके सामने उठ के वो चला गया और कुछ देर बाद आया, जबकि उसको आपके साथ बैठने आया था। अब वो तो अपने मामले को करके मुकम्मल आ गया, आप सड़ रहे हैं कि मुझे उसने वक्त दिया, मेरे साथ वो बैठा और उठ के फोन आया, पता नहीं जिसका भी फोन था, मैं गैर अहम हूं। भाई किसी की जिंदगी में गैर अहम होने से पहले आप अपने यहाँ गैर अहम होते हैं। जब तक मैं अपने लिए गैर अहम नहीं होऊंगा तब तक मैं किसी के लिए गैर अहम हो ही नहीं सकता। तो मुझे अपने लिए अहम रहना है, और जब मैं अपने लिए अहम रहूंगा, मैं सवेरे उठ के अच्छा अपना तैयार होऊंगा। आपने अक्सर देखा होगा कि हम अगर तैयार हों किसी के लिए तो हम जरूर हर्ट होते हैं। और अगर हम बिल्कुल होता तैयार है। हों अपने लिए, हमें को हर्ट कर ही नहीं सकता, क्योंकि हम तो किसी के लिए हुए नहीं तैयार। तो मुझे लगे ना कि मैं अच्छा लग रहा हूं। और आपने अक्सर देखा होगा, आप बाहर निकले, आपने कहा तुम्हारा कॉम्प्लेक्शन मुझे आज थोड़ा सा यूं लग रहा है, बाल तुम्हारे मुझे कुछ यूं लग रहे थे, खैरियत तो है, ठीक तो है। अब आपके अंदर वो जो खैरियत ना होने वाले मामला थे वो सारे सारे उठ के आ एकदम से जाएंगे, उठ के उठ के आते आ हैं, जाएंगे। बिल्कुल। तो ये कौन देख रहा है, अगले को तो पता ही नहीं है। ये जो छेड़ के जाते हैं ये छोड़ के नहीं जाते, ये ना कहीं आप अपने साथ छिड़े रहते हैं, उसके नतीजे फिर क्या निकलते हैं, हम अपना दुश्मन बने होते हैं। तो कोई किसी को कुछ नहीं कह सकता माँ सिवाय इसके कि आप उसको, अब मिसाल के तौर पर फोन बैठे देख रहे थे और आपके इंतहाई करीबी रिश्ते ने कहा किससे बात कर रहे हो, और आपके जहन में आया कि इसने मेरे पे शक किया है। ये तो आपके जहन में आया, हो सकता है उसने शक ना किया। तो इसको किसने पाला, इसको किसने तकलीफ दी, और आपको ऐसा एहसास ही क्यों हो कि आपके ऊपर शक किया गया। तो इसका मतलब समथिंग इज रॉन्ग विथ यू। और जिस घड़ी आप उस बात को समझेंगे, आप फिर काम ही एक और डायरेक्शन में करना शुरू कर देंगे। आपकी बातों से एक चीज़ ये भी आती है कि आप खुद से ही एक्सपेक्ट करें, खुद के लिए ही सारा कुछ करें, खुद के साथ अच्छा रिलेशन बनाएं, खुद को इम्पोर्टेंट समझें। इस खुद ही की ज़िंदगी में हमारे कुछ बहुत गिनती के 4-5 लोग होते हैं जिन्हें हम अपना कहते हैं। अब ना चाहते हुए भी ना उनसे एक्सपेक्टेशंस भी हो जाती हैं। हम कहते तो ये है कि हम अपनी अपनी स्पेस रखेंगे, लेकिन हम नहीं रख पाते और वो अपनायत में ही नहीं रख पाते, और तभी जाके वो चीज़ें हमें हर्ट भी करती हैं। और तभी जाके हम ऐसा भी नहीं कर सकते कि हम उन्हें कहें कि नहीं भई मैंने इसको बॉदर नहीं करना। अगर मेरी किसी से, किसी ख़ास बंदे से कोई एक्सपेक्टेशन है और मैं ऐसे कहूँ ठीक है यार ये काम तो होता ही रहेगा, मैंने इसको बॉदर नहीं करना, ऐसा कैसे हो सकता है? इसका भी कोई वे बता दें कि अगर ऐसा करना है तो उसका तरीका क्या होगा? किस तरह हम इन सारी चीज़ों से भी जान छुड़वा सकते हैं? देखिए, आपने मेरे पिछले जवाब के साथ ही बात को जोड़ा है। हमने अपने आप से ये तवक्को रखनी है कि हमने किसी से तवक्को नहीं रखनी। पॉइंट तो ये है हाँ, ना कि वही। अपनों से कैसे हाँ, नहीं रखी कोई जाएगी? भी देखिए, अपना कोई, आप अपने होते हैं, कोई अपना नहीं होता। देखें, ये बज़ाहिर बड़ी अजीब बात लोगों को लगेगी। पहले आप हैं। देखें, जब कब्र अपनी है, जब हश्र अपना है, तो कोई अपना कैसे हो सकता है? आपने अपनों को इसलिए रखा हुआ है कि उनके साथ आप एक अच्छा अमल करें और अल्लाह उसको पसंद फरमाए, एंड दैट्स इट। वो भी आप अपने लिए कर रहे हैं ना, उनके लिए थोड़ी कर रहे हैं। मैं आपको बताऊं, मेरे यहाँ अक्सर लोग आते हैं तो मैं उन्हें बाहर गाड़ी तक छोड़ने जाता हूं, तो मुझसे कुछ छोटे भी होते हैं, कुछ बड़े भी होते हैं, तो अक्सर मुझे कहते हैं शाह साहब आप ऐसा मत करें, बस ठीक है आपने हमें दरवाजे से वहां से कह दिया। मैं उनसे हमेशा एक बात अर्ज करता हूं, मैं कहता हूं मैं आपके लिए तो आया ही नहीं हूं, मैं तो अपने लिए आया हूं। मैं अपने रब के हुजूर अपने आप को पेश कर रहा हूं कि देखिए, अगर किसी ने मेरे एहतराम का कोई सबब बना है तो मैं आखिर तक जाकर उस एहतराम की कोशिश कर रहा हूं कि मैं भी उसके लिए एहतराम का सबब बनूं, और आप इसे कबूल फरमाइएगा, मुझे कोई मसला नहीं होगा। अच्छा, कई दफ़ा ये होता है कि हम लोग जब वहाँ गाड़ी जाने लगती है, हम खड़े होते हैं कि जब वो जाएंगे तो हम उन्हें यूं करेंगे कि अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। कई दफ़ा होते हैं वो देखते भी नहीं और वो चले जाते हैं, हम अपने से सलाम करके आ जाते हैं, कोई दिल नहीं टूटता, कोई ऐसा, हम कहते हो सकता है वो पता नहीं कौन सी सोच में बतला हो। बिल्कुल। अगर हम ये सोचना शुरू कर दें कि किसी ने जो हमारा अपना था, अगर उसने कहीं लापरवाही की, ये तो वो लाइल्मी भी हो सकती है। लेकिन हमारे प्रॉब्लम ये है कि हम उसकी लापरवाही जो होती है उसको हाईलाइट करते हैं, उसकी लाइल्मी की तरफ ध्यान नहीं देते। आप देखिए, हर शख्स अपने हिस्से की क़यामतें अपने अंदर लेकर फिर रहा है। अगर कोई गाड़ी वहां से निकालते हुए जाते हुए मुझे देख नहीं पाया, मेरे सलाम को, और मैं कहूं कि मैंने उसको 1.5 2 ढाई घंटे दिया, उसकी इतनी खिदमत की, चाहते उसने मेरे सलाम का जवाब नहीं दिया, तो ये मेरी नेगेटिव थॉट है ना। और अगर मैं ये सोच लूं कि पता नहीं वो जब आया था या उसके कोई फोन कॉल्स परेशानी, पता नहीं क्या मसले थे, उसमें वो बैठा और पता नहीं किस सोच में वो निकला है, तो क्या मेरा अपना मुझे तकलीफ देगा? तो मेरी एक्सपेक्टेशन उससे गलत थी ना।
मुझे उसकी वो मेरे साथ 1.5 घंटा बैठ के गया है और मैं उसके एक सलाम को बुनियाद बना के सारा दिल ख़राब करके रख दूँ उसका और भी अपना भी, ये तो मुनासिब फ़ेल नहीं है। क्यों मैं आपसे अर्ज़ कर रहा हूँ इब्तदाइये से अब तक कि अपना ख़्याल रखना चाहिए। आप अपना ख़्याल रखेंगे तो अपनों का ख़्याल रख सकेंगे। आप अपना ख़्याल रखेंगे तो अपने और अपने रब के रिश्ते का ख़्याल रख सकेंगे और अपना ख़्याल रखेंगे तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका के साथ आप अपने रिश्ते को उस तरह से निभा पाएँगे। तो अपना ख़्याल रखना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अपनों का आप ख़्याल रख ही नहीं सकते अगर आप अपना ख़्याल नहीं रख सकते। और अगर आपके अपने आप को तकलीफ़ देते हैं तो आप तकलीफ़ लेते हैं। हो सकता है वो आपको तकलीफ़ ना दे रहे हो। आप तकलीफ़ लेने में दिलचस्पी रखते हैं। तो उसका ये है कि आप हमेशा एक चीज़ ज़हन में रखिए, तरीका जो मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करने लगा हूँ, जब भी कोई एक पहलू आपके सामने रखे, आप उसका एक ऑपोज़िट पहलू भी ज़रूर सामने लाएँ। उसकी मिसाल यूँ लीजिए कि अगर एक साहब ने आपके साथ सख्त रवैये से बात कर ली, आपने उन्हें फ़ोन किया, उन्होंने कहा यार फ़ोन रख यार मैं बड़ा परेशान हूँ, तू मैंने कॉल कर लेना। आपने कहा यार मैंने तो उसको कुछ नहीं कहा, ये क्यों मेरे साथ इस तरह बदतमीजी कर रहे हैं। अब इससे आपका दिल खराब होगा ना। और अगर आप इसके अपोजिट सोचते हैं कि पता नहीं उस पर क्या बीत रही थी, पता नहीं वो कितनी मुश्किल में था, वो ऐसा है तो नहीं, उसका माजी तो इस तरह का नहीं है, तो मैं अभी आराम करता हूं, कुछ देर के बाद किसी के जरिए उसके जरिए पूछूंगा कि वो किस परेशानी में मुब्तला है। तो आप देखिए दो सिचुएशन वो सेम ही थी, दो मुख्तलिफ अपोजिट आइडियाज के आने से क्या हुआ, आपकी जिंदगी में भी राहत आ गई और आप उसके लिए भी मुस्बत सोचने लग गए। और अगर आप उसी तनाजुर में सोचेंगे जो पहले आपने सोचा था तो उसके नताइज क्या निकलेंगे, आप उससे दूर हो जाएंगे और हो सकता है आप उसकी मदद कर सकते हो। हमारे बच्चा चीख चिल्ला के जब हमसे कोई बात करता है तो वो किसी तकलीफ में होता है और हम उस तकलीफ को पीछे रख के उसकी बदतमीजी के ऊपर गौर शुरू कर देते हैं करना, तो उसके नताइज फिर क्या निकलेंगे। आप अगर किसी तकलीफ में किसी अपने दोस्त से, अपने बहन भाई किसी से राब्ता करते हैं और वो शायद उस वक्त आपसे ज्यादा तकलीफ में और उसे आपकी तकलीफ का अंदाजा नहीं है, आपको आपकी तकलीफ का अंदाजा है ना, जरूरी तो नहीं कि अगले को उसका अंदाजा हो और वो उस वक्त आपसे भी किसी बड़ी तकलीफ में हो और वो जब आपसे राब्ता करे और आपके साथ बात करे और आपको लगे यार मैं इतनी तकलीफ में थी, उसने मुझे झिड़क दिया, इमोशनली अनअवेलेबल है मेरे लिए, उसे समझ ही नहीं आ रहा कि मैं किस पेन में हूँ, इस तरह और वैसे इमोशनली तो इंसान को सिर्फ अपने आप को अवेलेबल होना चाहिए, इमोशनली तो किसी को अवेलेबल होना ही नहीं चाहिए। और मैंने किसी के लिए भी नहीं, मैंने लास्ट टाइम भी आपके शो में शायद अर्ज किया था कि हमारा स्टेटस ये होना चाहिए कि आई एम इमोशनली अनअवेलेबल। हमें इमोशनली सिर्फ अपने आप को अवेलेबल होना चाहिए, नहीं तो हम हर्ट होते हैं। हमें उस हद तक लोगों के साथ अटैच होना चाहिए जिससे राहत मिलती है। तकलीफ वाली अटैचमेंट तो वैसी अटैचमेंट नहीं है, वो तो उससे तो डिटैच होना चाहिए। अच्छा, कोई बचपन में हमारी ट्रेनिंग्स का कोई पार्ट होता है, कोई वो पार्टिसिपेशन कर रही होती है कि हम बड़े होके इस तरह के बन जाएंगे, या हम बड़े होके बहुत इमोशनली अवेलेबल होंगे लोगों के लिए, दूसरों के लिए, जो खुद से ज़्यादा दूसरों को इम्पोर्टेंस देते हैं, और कुछ ऐसे भी होते हैं जो बस उन्हें अपना आप ही नज़र आ रहा होता है, वो कहते हैं कि नहीं है। तो ये जो हमारे माँ बाप की ट्रेनिंग होती है या हमारी सराउंडिंग में ऐसी चीज़ें हो रही होती हैं, वो किस हद तक हमें इफ़ेक्ट कर रही होती हैं, या उनका क्या इम्पैक्ट होता है कि हम बड़े होकर लाइफ कैसी गुजारेंगे। होता ही उन्हीं का इम्पैक्ट है। देखें सोशल एनिमल का मतलब क्या है कि हम वो हैं जो इंसानों के यहाँ रहते हैं और इंसान जिस तरह का बिहेव कर रहे होते हैं हम उसी बिहेव को सीख रहे होते हैं। बच्चों के लिए क्या कहा जाता है कि वो देख के सीखता है, तो इसका मतलब जो वो देखता है वही वो सीखता है ना। अब देखिए अगर फुफ्फो के आने पे घर की जो हालत होती है और खाला के आने पे घर की जो हालत होती है, वो किससे सीखता है? वो मदर से, माँ से सीखता है ना। अच्छा किसी के आने पे खुश होना और किसी के आने पे नाराज होना, तो वो किससे सीखता है? वो उन्हीं से सीखता है। तो इसका मतलब क्या है, वो जिस माहौल में रह रहा होता है, अगर वो देखता है कि उसकी वालदा जो है वो अपने शौहर के ऊपर चीखती चिल्लाती है, तो बेटियां उससे सीखती हैं कि चीखा चिल्लाया जाता है। और अगर मर्द बुरा रवैया रखते हैं तो बेटे यही सीखते हैं कि मर्द वही अच्छा होता है, जब वही आइडियलाइज होता है जो जरा दबा के रखता है अपनी बीवी को, वहीं से सीखते हैं। जिस घर में बाप कहते हैं वो वड देंगा तो छड़ांगा, नहीं तो ये नहीं करेंगे, उसके बच्चे भी गली मोहल्ले में आपको लड़ते नजर आएंगे। और यहाँ तक कि मैंने एक दो बाप तो ऐसे थे जिनसे मुलाकात हुई, कहने लगे जी मेरा बच्चा कहीं से मार खा के आ जाए ना तो मैं उसे और मारता हूँ। मैं कहता हूँ कल जेड़ा ना उसकी हड्डी टुटी होनी चाहिए, ओदी मां तोड़ दी, इंज कर दी, उंज कर दी, सिर नहीं पाड़ के आया तुम। तो इस तरह के जब वालिदैन होंगे तो फिर बच्चे भी ज़ाहिर उसी तरह के होंगे। और हम तो खैर ज़ाहिर पंजाब के शहरी हैं, हमारे यहाँ तो आपको पता है ये बात करना, वो तड़ी लगाना, सख्त लबो लहजे के साथ गुफ्तगू करना, ये तो यहाँ की खासियत समझी जाती है। छड़ देंगे तो नहीं छड़ांगा तो इंज कर देंगे, तो ये सारी चीज़ें होती हैं।
तो जब वो उस तरह के वालिदैन के यहाँ पलेंगे, उनके यहाँ उनका लबो लहजा उसी नौइयत का होगा। और जहाँ वो उन तरह के वालिदैन के यहाँ पलेंगे जहाँ वो ज़रा अदब आदाब से, एहतराम से, आहिस्ता से गुफ्तगू करते हैं, वो उसी तर्ज के होंगे। लेकिन हमारे यहाँ जब बदतमीज़ी को बहादुरी समझा जाए, तो वहाँ पर फिर जो अदब करता होगा, तमीज़ के दायरे में होगा, उसे तो फिर कमज़ोरी समझा जाएगा। और हमारे अखलाक का मुज़ाहरा करने वालों को कमज़ोर समझा जाता है। बेशक। हम तो उस मुआशरे में रहते हैं, तो इसका मतलब मुआशरे से निकल कर आते हैं जो भी आते हमारे घरों में, मतलब अगर हम अपनी पंजाब की फैमिलीज़ में, पाकिस्तान में ज़्यादातर देखा जाए, तो हमारे घरों में जब शादी भी होकर आती है, एक लड़की आती है, तो उस पे भी बहुत सारे लोगों की ज़िम्मेदारी थोप दी जाती है। लाइक ये तुम्हारी सास है, ये तुम्हारे ससुर है, तुमने इनकी भी खिदमत करनी है और तुमने इनके लिए भी अवेलेबल होना है। इन्हें इस टाइम पे चाय चाहिए होती है, इन्हें इस टाइम पे नींद चाहिए होती है, इन्हें इस टाइम पे इस चीज़ की ज़रूरत होती है। तो मतलब पहले से ही लड़की को, वो बेशक कवारी है या वो शादी होके जाती है, उसके माइंड में ये चीज़ डाल दी जाती है कि भाई तुमने सिर्फ अपने हस्बैंड के लिए नहीं, बल्कि जितने फैमिली मेम्बर्स हैं उन सब के लिए वहाँ पे अवेलेबल रहना है, बेशक वो फिजिकल हो, बेशक वो इमोशनल हो। तो लेकिन हम कह रहे हैं इस पॉडकास्ट में कि इमोशनली सिर्फ हमने अपने लिए अवेलेबल रहना है। तो हम किस तरह इस तरह की सोसाइटी में रह के, इस तरह की सराउंडिंग में रह के किस तरह ये काम हैं। कर अब सकते चीज़ें हैं? बदल रही हैं जनाब आली, मैं आपको बताऊं, इसकी वजह से खुला बढ़ी है। इसी की वजह से अब लड़कियां जॉइंट फैमिली में नहीं रहती। देखिए, मैं अगर अपनी रज़ा से, अपनी अल्लाह की खुशनुदी की खातिर अपनी सास का ख्याल रखता हूँ या अपने ससुर का ख्याल रखता हूँ, तो मैं अपनी रज़ा से रख रहा हूँ। अगर मैं किसी के कहने पे रखूंगा, वो तो फेक है, वो तो ज़बरदस्ती है मेरे साथ। फिर मैं क्या करूंगा? मैं हर चीज़ को बतौर एहसान जताऊंगा कि मैंने अगर सवेरे उठ के चाय बना दी थी, तो वो फिर औरत कहती है हस्बैंड को कि तेरी माँ को मैंने चाय बना के दी थी, तेरे बाप के लिए मैंने सारा दिन ये किया, तेरी बहनों के लिए मैंने ये किया, मैं इनके लिए भी तो ब्याह कर मुझे लाया था, और तेरा भी मूड मेरे साथ ठीक नहीं है, और तू भी वापस आता तो आके माँ के साथ बैठ जाता है, बाप के साथ बैठ जाता है। इसलिए वो क्या करती हैं, कुछ अरसा तो बर्दाश्त करती हैं, उसके बाद वो समझते हैं कि अब इसका मतलब ये है कि आप सख्त लबो लहजा अख्तियार करें, मूड ऑफ रखें, लड़ाई झगड़े करें, और ऐसे हालात पैदा कर दें कि आपका हस्बैंड यही फैसला करे कि यार अलग इससे हो बेहतर जाए। है कि मैं साथ रहूं इधर, मैं वही अलहदा हो जाता हूँ। ना माँ बाप को समझ आ रही होती है वहां पर, चूंकि मेंटली हेल्दी तो वो भी नहीं होते कि वो इस चीज़ को समझें कि अब ज़माना बदल गया है, अब वक्त बदल गया है। और वैसे भी मुझसे अगर ज़ाती राय पूछें, तो अगर आपके घर में बेटियां आपकी हैं, तो बहू से तो आपको काम ही नहीं लेना चाहिए, आपको कम से कम अपना काम तो अपनी बेटी से कराना चाहिए ना। अब घर में आपकी जवान बेटियां हैं, वो आपको उठ के चाय बना के नहीं देंगी, बहू उठ के चाय बना के दे, ये क्या तरीका है? ये कोई अच्छी बात तो नहीं है। वो आई है जिसके साथ ब्याह किया है, उसके लिए वो मर्जी का कोई चीज़ बनाना चाहे, उसे बनाने दे। मैंने तो पिछले दिनों एक ऐसे घर से, मेरे पास कुछ क्लाइंट्स थे जिसमें सास ससुर ये कहते थे कि जो हम खाते हैं आप भी सिर्फ वही खा सकते हैं। अल्लाह अकबर। ये मतलब ये तो कुछ कोई अलग से बन भी नहीं ये सकता। कोई तरीका तो नहीं है ना। फिर क्या होगा? वहां रहने वाली बहू तो हर दिन गिन रही होगी कि कब मैं अलहदा होती हूँ, इसलिए तो अलहदा हो रहे हैं लोग। तो ये तो बड़ा देखिए, ये इसको शरिया के मुताबिक भी तो देख लेना। अगर वो करती है वालिदैन के लिए तो ये अच्छी बात है, और अगर वो उनके लिए नहीं करती तो उसको इतना बुरा मत बनाए कि आप कहेंगे इससे बड़ा गुनाह ही कोई नहीं है। अगर वो नहीं कर रही बुजुर्गों का ख्याल, तो ये उसका और उसके अल्लाह का मामला है, जवाब उसे देना पड़ेगा। लेकिन इस तरह तो नहीं कि वो आपको भी जवाब दे, उस चीज़ की बन जाए, वो तो अपने अल्लाह को जवाब दे, और अल्लाह को उसने जवाब देना है। और हस्बैंड को भी इन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए, और सबसे ज़्यादा तो सास ससुर को, अगर वो चाहते हैं कि उनका बेटा उनके साथ रहे और वो खुश रहे, तो वो अपनी बहू का भी ख्याल रखें, और वो बहू का ख्याल रखेंगे, और मेंटली हेल्दी लोग रखते हैं। मेरे पास ऐसे बहुत से क्लाइंट आए हैं जिनकी सासें, उनकी कोशिश ये होती है कि हमारा कोई काम बहू ना करे, हम नहीं एहसान ले रहे उसका। और ये अच्छी बात है, जब अपनी बेटियां हैं आप उनसे अपना काम कराएं। लेकिन ये मैं नहीं कह रहा कि आप अपनी बेटी को कहें जाके तुम अपनी भावज का कमरा साफ करके आओ, वो उसने खुद अपना करना है, या उसके कपड़े धोकर आ जाओ, या वो कर लो। लेकिन आप कहें कि अगर वो उनके कपड़े धो रही है, और वो अगर कह दे ननद को इस्त्री तुम कर देना, तो कहते छोड़, तुम्हारे कपड़े ये इस्त्री करेगी भी, उसके कपड़े उसने धोए भी तो हैं। अगर इस तरह करेंगे तो जॉइंट फैमिली रह जाएगी। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आप देखें जॉइंट फैमिली खत्म होती जा रही। आगे से खातीन भी जो हैं, वो भी अब इन चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं कर रही। उनको अब लाख मिसालें दे दें, बिल्कुल ऐसा है। वो नहीं कहते कि आपको पता ही नहीं था, आपने जिस तरह गुजारा किया अपने घर में, हम नहीं ऐसा गुजारा करने वाले। लेकिन मैं हर उस बहन बेटी से जो अपने शौहर को लेकर अलहदा हुई है, मैं उससे ये ज़रूर बात करूंगा कि फिर अब जिस घर में गई हो, अलहदा कर गई हो, अब उस घर को तो जन्नत रहने दो। और अगर तुमने उसको भी दोज़ख बना दिया, तो इसका मतलब तुम कहीं ठीक नहीं रह सकते। ना तुम इस घर में ठीक रह सकती हो, ना तुम जॉइंट फैमिली में। इसका मतलब भी वहां भी तुम अनफिट थी, चूंकि तुम अनफिट थी, इसलिए तुम यहां भी अनफिट हो।
और मेंटल हेल्थ अगर आप इसके साथ जोड़ें तो मेंटल हेल्थ यही तो है। आप मेंटली हेल्दी हैं ना, आप कहीं भी रह सकते हैं। मेंटली हेल्दी लोग तो बस में नीचे अगर बैठे हो तो वहाँ भी अच्छा से वक्त गुजार लेते हैं, उसको भी इंजॉय कर लेते हैं। मेंटली हेल्दी लोगों को जहाँ जगह मिल जाए खड़े होने की, बैठने की, वो उससे लुत्फ लेते हैं। ये जो मेंटली अनहेल्दी लोग होते हैं, इन्हें हर वक्त अपनी मर्जी की चीज़ें चाहिए होती हैं। तो अपनी मर्जी की, आपको जिस तरह अपनी मर्जी की चाहिए, आपके साथ जुड़ों को भी तो अपनी मर्जी की चाहिए ना जनाब। तो फिर हर कोई अपनी अपनी मर्जी करता रहेगा तो कैसे चलेगा? जाहिर है आपको स्पेस देने के लिए, स्पेस लेने के लिए स्पेस देनी पड़ती है। आप किसी को स्पेस देंगे तो आपकी ज़िंदगी में स्पेस आएगी। मेंटली हेल्दी लोगों की, जैसे आपने बताया कि वो कहीं भी इंजॉय कर लेते हैं, जी बिल्कुल। उनकी क्या क्या सिम्टम्स होती हैं, क्या निशानियां होती हैं उनकी, कि पता चल जाए कि यार ये बंदा मेंटली हेल्दी है? रिएक्टिव नहीं होते, सबसे पहली बात। दूसरी बात, वो माजी का जिक्र नहीं करते। जो माजी का जिक्र नहीं करता वो ज़्यादातर मेंटली हेल्दी होता है। और अगर माजी का जिक्र करे तो सिर्फ अच्छे लम्हात का जिक्र करता है, वो मेंटली हेल्दी होगा। दूसरी निशानी उसकी ये कि आप उसके साथ किसी भी महफिल में कहीं भी बैठ जाएं, आप उसके साथ बैठ के उठते हैं, वो आपको याद रहता है और अच्छे लफ्ज़ों में याद रहता है, चूंकि वो मेंटली हेल्दी होता है। आपने उसके साथ एंजॉय किया था, उसने किसी की बुराई नहीं की थी, उसने किसी के कीड़े नहीं निकाले थे, वो आपके साथ उस सिचुएशन के अंदर बैठते, उन लम्हात को उसने आपके साथ लुत्फानंदोज, आप भी लुत्फानंदोज हुए उससे, और कोई ग्रजेस नहीं लेकर उठा, किसी की गीबत नहीं की उसने, किसी की बुराई उसने नहीं की। चूंकि जब आप बुराई करते हैं किसी भी महफिल में बैठ के, तो उस महफिल में बुराई तो तैरना शुरू कर देती है ना, चूंकि बुराई हो रही है। तो ये बुराई नहीं करते, ये शिकवे शिकायत करने वाले नहीं होते। ये अपना शिकवा, अपनी तकलीफ अपने रब के हुजूर पेश करते हैं। ये लोगों से नहीं बैठ के करते कि देखो ना उसने, आप देखे मिसाल के तौर पर आपसे जुड़े किसी शख्स से मुझे शिकवा है और मैं आपको बिठा के कहूँ देखो यार वो क्या कर रहे हैं, तुम उसे समझाओ ना, तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक बुराई जो शायद उसके और मेरे दरमियान थी वो मैं आप तक भी ले आया, और जब आप उससे बात करने जाएंगे तो इसका मतलब अब बुराई 2 से 3 तक पहुंच गई। और उस तीसरे ने फिर किसी और से बात की कि देखो यार उसने इकरा से कह दिया। अब ये कोई बात है इकरा से करने वाली? उसको डायरेक्ट मुझसे करनी चाहिए थी ना। और जब वो कहे डायरेक्ट मुझसे करनी चाहिए थी तो वो दुरुस्त बात कर रहा था। जिससे मसला होता है मेंटली हेल्दी लोग सिर्फ उसी से डिस्कस करते हैं। वो 2 4 5 8 और लोगों से जाकर डिस्कस नहीं करते। जब भी आप इनडायरेक्ट होंगे ना अपनी गुफ्तगू में, गलत फहमी के इम्कानात बढ़ेंगे, मिसअंडरस्टैंडिंग्स तो बढ़ेंगी ही बढ़ेंगी। और हमारे यहाँ हस्बैंड वाइफ जैसा डायरेक्ट रिलेशन इनडायरेक्ट होता ही वो इनडायरेक्ट है। इसीलिए तो उनके वो मेंटली हेल्दी दोनों। देखिए डायरेक्ट रिलेशन तो हेल्थ होती है, आपको पता हो कि मैं मसलन खाना आया है, मेंटली हेल्दी शौहर और बीवी वही होते हैं, खाना आया और अगर उसमें नमक ज्यादा था वो उसे कहते हैं यार इसमें नमक ज्यादा है, मैं नहीं से खा रहा। और वो आगे से ये नहीं कि बीवी भी माइंड ना करे उस बात तो करो। दोनों की मेंट, फिर वो क्या कहेंगे हाँ वो शायद मुझसे चखने में पड़ गया, जब मुझे उठा दो मैं इसको ठीक करके लाती हूँ, दैट्स इट, कोई परेशानी नहीं होगी। और अगर वो वहां खड़ी हो जाए कि मैं सारा दिन कपड़े धोए, ये किया वो किया, तुम्हारे बच्चे मुझे इतना परेशान कर रहे थे, नमक अगर जरा पड़ गए आज तो खा मर क्यों नहीं लेते, क़यामत तो नहीं आ गई। तो फिर उसके बाद तो नताइज और निकले। फिर नेक्स्ट टाइम तो वो कह भी नहीं सकेगा, आपने स्नब कर दिया। एक बात बहुत अंदर से निकल के आ रही थी, वो बेशक सजेशन थी, अब बेशक वो आपके अपोज गई है, लेकिन वो बहुत इंटरनल थी, ठीक है, आपने उसे स्नब कर दिया, वो नेक्स्ट टाइम वो आप नहीं कह सकते उसको। इसी तरह से आप देखिए, अगर आप हस्बैंड घर में आया है और उसको कम से कम वो बेडरूम या वो ड्राइंग रूम जो भी जहां उसने बैठना है आकर, अगर वो उसे साफ मिलेगा तो उसके जहन पे साफ वाला असर होगा। और अगर उससे आकर बेड से खिलौने भी उसे न उठाने हैं, रास्ते में खिलौने के ऊपर उसका पाँव भी आ गया है, चादर भी उसे ठीक करनी है, और आप उसके ऊपर वो आकर बैठकर अब वो कहते हैं मुझे चाय दे दो, और वो वहां से हाँक लगा के कहे कि अभी आपके बच्चों से फारिग होंगी, आपने आते ऑर्डर देने शुरू कर दिए, तो उसका नतीजा क्या निकलेगा? यानी उस औरत ने नज़रअंदाज कर दिया इन चीज़ों को कि खिलौने बेड पे पड़े थे, खिलौने उसके पाँव में भी आए हैं, ये सारी चीज़ों को नज़रअंदाज किया कि उसने तो उसमें से किसी चीज़ की शिकायत नहीं की, और वो सब कुछ ठीक करके बैठ गए। और अगर वही मर्द घर में आते कहते ये क्या, जहाँ मैंने बैठना है सारा दिन के बाद थका आता हूँ, तुम्हारे खिलौने इधर पड़े, ये इधर पड़े, वो उधर पड़े, तो वो भी तो मेंटली हेल्दी नहीं है। अच्छा, कुछ लोग बहुत ज़्यादा अटैच हो जाते हैं अपने लोगों से, अपने बंदों से, अपनी सराउंडिंग में, वो कोई भी हो सकता है, फैमिली भी हो सकती है, आपके फ्रेंड्स भी हो सकते हैं, आपका पार्टनर भी हो सकता है, आपका हस्बैंड भी हो सकता है। तो लेकिन वो अटैचमेंट इटसेल्फ उन्हें हर्ट कर रही होती है, क्योंकि अटैचमेंट में एक्सपेक्टेशंस होती हैं। तो आप मुझे बताएं कि हमें खुद को डिटैच करने के लिए, डिटैच इन अ पॉजिटिव वे, कि आप अगले से लड़ो भी नहीं, बदतमीज़ी भी नहीं करो, उनसे गिले शिकवे भी ना करो, बहुत पॉजिटिवली खुद को डिटैच कर लो कि जो चीज़ें आपको तकलीफ़ दे रही हैं वो आपको तकलीफ़ ना दें और आपकी हेल्थ भी अच्छी रहे। जी जी, उसके लिए ये है कि वो रैशनल होकर बात करें उनसे। देखिए कोई भी रिश्ता है, आप उनके साथ बैठिए और उनसे कहिए कि मैं अब आपसे कुछ बातें अर्ज़ करने जा रहा हूँ, और जो मैं आपसे अर्ज़ कर रहा हूँ उनका सिर्फ वही मतलब लीजिएगा जो मैं आपसे अर्ज़ कर रहा हूँ। ये जुमला बोलें बाकायदा, कि मिसाल के तौर पर मैं कह रहा हूँ कि पानी का गिलास यहाँ रखा है और वो रखा है, तो इसका मतलब वो है वहाँ पर मौजूद। ये मिसाल देकर आपने कि अब मैं आपसे जो बात करने जा रहा हूँ वो मेरा एहसास है, वो गलत भी हो सकता है,
लेकिन जो मेरा एहसास है वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। अब मिसाल के तौर पर शौहर ने कहा बीवी से कि कल सवेरे जब मैंने नाश्ते के लिए आपसे एक दफ़ा एक और पराठे का कह दिया था, तो आपने जिन नज़रों से मुझे देखा था और जिस तरह मुझे चिमटा दिखाया था और जिस तरह गुस्से में आप थी, उससे मुझे तकलीफ हुई थी। और ये मैं इस तकलीफ का इजहार कर रहा हूँ, मूड से नहीं, लफ्ज़ों से, मूड से नहीं, मूड से इजहार ठीक नहीं होता। अच्छा, उसके बाद ये है कि कल शाम को जब मैं वापस आया तो मेरे आने पर आपने मुझे देखा भी और फिर भी आप मुंह करके इधर चले गए, तो उससे मुझे तकलीफ हुई थी। मैं उस वक्त तवक्को कर रहा था कि आप मुझे देखेंगे और मुस्कुराएंगे। जो ही वो 5, 8, 10 बातें डायरेक्ट रैशनल अक्ल की बुनियाद पर सीधी साफ करके बैठे, उसे कह कि ये तो थी मेरी तकालीफ जो मैंने आपसे शेयर की, बिल्कुल इसी तरह आपको भी तो मुझसे तकलीफ होगी। तो ये मौका है, आप मुझसे बिल्कुल डायरेक्ट इसी तरह से बात कीजिए। और मैंने आप तक बातें इसलिए नहीं पहुंचाई कि मुझे इसका आप जवाब दें, मैंने इसलिए पहुंचाई कि जो मेरी फीलिंग्स थी वो आप तक पहुंच जाए। फैसला तो आपने करना। जब इस तरह बैठ के दो लोग आपस में बात करेंगे, यकीन कीजिए आधे से ज्यादा बीमारियां तो वैसे खत्म हो जाएंगी। लेकिन होता क्या है कि जब शौहर ने यह कहा कि कल आपने जब चिमटा दिखाया था या पराठे के वक्त मुझसे बात की थी तो मुझे तकलीफ हुई थी, अभी उसने चिमटा दिखाया और तकलीफ हुई थी वाली बात मुकम्मल ही नहीं की, और अगला पल पड़ा कि जो आप मेरे साथ करते हैं उसका आपको अंदाजा है, आपने भी तो ये किया, वो किया, ये किया, वो किया। अब इस तरह तो कहानी नहीं चल सकती। यकीन माने जो मैं आपसे अर्ज कर रहा हूं इस वक्त, अगर हमारे जितने भी लोग सुन रहे हैं, ये एक दफा इसकी बैठ के मश्क तो करके देखें। दो लोग आपस में बैठे और बात करें डायरेक्ट, सीधी, वही जो उसका मतलब है, इनडायरेक्ट नहीं। आधे से ज्यादा मसाइल तो वैसे खत्म हो जाएंगे। इस तरह वालदा के साथ बैठ के कि अम्मी कल आपने ये वाली बात की तो मुझे ये बात बुरी लगी है, मुझे इससे तकलीफ हुई है। आप तो नहीं चाहेंगे कि आपकी बेटी या बेटे को तकलीफ हो सकता है आपको पता ही ना हो, तो मैं आपके इल्म में ला रहा हूं कि जब जब आप ऐसा अमल करते हैं उससे मुझे तकलीफ होती है। तो अब अम्मी के इल्म में हम वो बात लेकर आ गए। नेक्स्ट टाइम अगर अम्मी उसके ऊपर दोबारा बात करती है तो उसका मतलब फिर आप जिम्मेदार नहीं रहे। बीवी वैसी हरकत करती है तो फिर अब आप जिम्मेदार नहीं रहे। आपने अपने हिस्से की कोशिश कर ली, आपने अपने हिस्से की बात उसे बता दी, और अगर उसके बावजूद भी वो वैसा रहा है तो फिर उससे इमोशनल डिटैच होने में आपको प्रॉब्लम ही नहीं होगी। और अगर फिर भी हो, नहीं होती, नहीं होती। ये सिर्फ उन्हें जाकर होती है जो अपने सवाल का जवाब चाहते हैं। इसलिए तय करना पड़ेगा और उसकी मशक करनी पड़ती है। फिर आप इमोशनली डिटैच हो जाएंगे आराम से, फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन हमारे यहाँ क्या होता है, वो जिल्द बना करती थी ना पहले, उसमें इतना ज्यादा गोंद लगा देते थे, वो चीजें लगा देते थे कि उसमें अलहदा होना पड़ता था तो फट जाते थे। आधा हिस्सा इधर रह जाता था, आधा हिस्सा उधर रह जाता था। तो ये जो हमारे यहाँ अटैचमेंट होती है, जो इमोशनली अनहेल्दी लोगों की होती है, वो उसी तरह होती है कि जब वो जुदा होते हैं तो अधूरा, आधा हिस्सा उधर रह जाता है इनका और इनका आधा हिस्सा उधर रह जाता है। तो हमें स्टेपल करना है और आराम से स्टेपल खोल लेना है, और ये बिल्कुल आसान है, बिल्कुल आसान है। हम अटैच किसी के साथ जब होते हैं तो अना अटैच हुई हुई होती है। हमने जो उसके साथ किया होता है, हमें वो याद उसके साथ अटैच किए रखती है। उसने जो हमारे साथ किया है वो तकलीफ दे रहा होता है। तो आप जब इसमें बैलेंस ले आते हैं, आप आराम से डिटैच हो सकते हैं। और डिटैच होने के लिए अपने आप पे, अगेन वही जो इब्तिदा से अर्ज कर रहा हूँ, अपने आप पे काम करना पड़ता है। आप जब अपने आप को ज़हनी तौर पर ये समझा देते हैं कि इसके साथ अटैच होने की सूरत में मेरा नुकसान ही नुकसान है और ये नुकसान मैं खुद अपना आप कर रहा हूँ, तो आप उससे डिटैच होने में आपको आसानी होती है। लेकिन कोई चीज़ जो आपको डिटैच होने में मुश्किल कर रही होती है वो यही होता है, आपने जो इतना कुछ उससे किया होता है, आपको बार बार वो याद आता है और फिर आपको लगता है मेरा दिल उसके बगैर नहीं लग रहा। ऐसी बात नहीं है, आपका दिल लग रहा होता है, बस आपका दांत नहीं लग रहा होता। ये अच्छा था। आपका दिल लग जाता है लेकिन आपका दाँव दांत नहीं नहीं लग रहा लगता। होता। हाँ। तो ये दाँव भी कैसे लगे? जहाँ साहब एक चीज़ और बताएँ कि मेरा ख़्याल है कि वो पर्सनैलिटीज़ ज़्यादा अटैचमेंट की तरफ चली जाती हैं और वो अनहेल्दी लाइफ गुजार रहे होते हैं, जिन्हें ओवर थिंकिंग की आदत है। वो बार बार वही चीज़ें रेपिटिशन पे जारी होती हैं और वो उससे स्पेसिफिक इंसान से या स्पेसिफिक पॉइंट से निकल नहीं पा रहे होते। तो मुझे वजह फरमा रहे बताइएगा हैं। देखो, कि एक तो आपने जिस तरह भी कहा मेंटली अनहेल्दी लफ्ज बोला और साथ ही ओवर थिंकिंग आपने बोला। अब कोई भी चीज जब ओवर हो तो इसका मतलब वो हेल्दी नहीं है, तो इसका मतलब ओवर थिंकिंग, मेंटल हेल्थ। ओवर थिंकिंग होती कहां पर है? यहां पर होती है। और जितने भी ओवर थिंकिंग वाले लोग हैं, हम उन्हें जो एक्टिविटीज देते हैं करने के लिए, हम उन्हें अक्सर ये कहते हैं कि आप जो सोचते हैं उसको लिखें। जब आप उससे लिखेंगे और फिर जब जब वो सोच आना शुरू हो, आप अपनी सिर्फ तहरीर अपने सामने रख लें। जब आप अपने सामने वो तहरीर रखेंगे, आपको लगेगा यार ये तो मेरा सोचा हुआ है, ये तो मेरा लिखा हुआ भी है, इसको मैंने नहीं सोचना। जो ही वो उसको मैंने नहीं सोचना करते, आहिस्ता आहिस्ता उसका ताल्लुक उसके साथ डिटैचमेंट वाला शुरू होता है।
लेकिन वो तहरीर के बगैर अगर करेगा वो सोचता रहेगा, और जब वो सोचता है तो वो क्या करता है, एक वाकया किसी के साथ हुआ, उस वाकया से उसे तकलीफ हुई, अब वो सिर्फ उसी तकलीफ का सोच रहे तो फिर भी वो ठीक है, लेकिन वो उस तकलीफ के साथ जुड़ी जितनी तकालीफ है वो ओवर थिंकिंग की सूरत में उन सबको सोचना शुरू कर देता है। जब वो उन सबको सोचना शुरू कर देता है तो जो असल तकलीफ थी वो पीछे रह जाती है, उसकी वजह से जो बाकी तकलीफें याद आती हैं वो उसके चक्कर में आ जाता है, और फिर वो ज़ाहिर उससे निकल नहीं पाता है। और अगर उसे कोई तकलीफ हो और उसके साथ जितनी भी तकालीफ उसके पास आती है, वो फ़ौरन अपनी नोटबुक खोल के देखे, यार ये तो मेरी पहले से तकलीफें हैं, इसको तो मैंने इनके करीब नहीं आने देना, वो ओवर थिंकिंग से वैसे निकल आएगा। और जो ही वो ओवर थिंकिंग से निकलेगा वो मेंटली अनहेल्दी होने की वजह मेंटली हेल्दी हो जाएगा। अब मैं आपसे अर्ज करूँ, पिछले दिनों मेरी क्लाइंट थी जो 7th या 6th टाइम वो मेरे पास आई, वो अपने बेटे के साथ आती थी और दोनों मेरे साथ बैठ के बात किया करते थे। वो खातून जब मेरे साथ आई 6 दफ़ा, तो मैंने उनकी इजाज़त से उनकी गुफ्तगू को रिकॉर्ड किया हुआ था, और वो मैंने कहा था ये रिकॉर्ड हमने किया हुआ, उनके बेटे के मोबाइल में किया हुआ था मैं रिकॉर्ड, और मैंने कहा था जब भी आया करेगा तो हम इसको प्ले किया करेंगे। अच्छा, जब जब वो आती रही, 7वीं दफ़ा जब वो आई तो मैंने उनके सामने रिकॉर्डिंग रखी और मैंने कहा देखिए कि ये 4 बातें आज 7वीं दफ़ा आप कर रही हैं, और जब आप 7वीं दफ़ा ये बातें कर रही है तो आपके 7 दफ़ा टोन देख लें, उसमें तकलीफ है, और यही बातें दोहराती रहेंगी आप अपने साथ अकेले बैठकर, और यही बातें दोहराती रहेंगी जब आपसे कोई बात करेगा, तो क्या आप तकलीफ से निकल सकती हैं? मुझे कोई नई बात तो बता दें आप। उनके पास कोई नई बात नहीं थी, और उनके पास नई बात क्यों नहीं थी? कुछ नया कुछ आने दे तो नया कुछ हो ना। वो तो हर आने वाली बात को पुरानी बात के साथ जोड़ देते हैं। और जब आप अपने हाल को अपने माजी के साथ जोड़े रखेंगे कि मैंने ये भी किया, मैंने, अच्छा कुछ लोग होते हैं हम उन्हें कहते हैं आप यूं करें ना, नहीं ये मैंने किया हुआ है, अच्छा यूं नहीं ये भी मैंने किया हुआ है, उन्हें कुछ भी नहीं ऐसा किया होता, क्योंकि वो जो कुछ भी करके बैठे होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ नतीजे के लिए करके बैठे होते हैं, प्रोसेस के लिए नहीं करके बैठे होते। आपने जब अपनी सास को, ससुर को, बहन को, बहनोई को, किसी को भी, बॉस को, आपने उसको जब कोई ट्रीट करने की कोशिश की और वो हल नहीं निकला और आपकी तकलीफ वहीं की वहीं खड़ी हुई है, तो इसका मतलब क्या है कि आप बार बार दोहरा दोहरा के अपने आप को तकलीफ में रखेंगे। आप किसी और को ठीक करने क्यों जा रहे हो? आपको जरूरत क्यों महसूस हुई? यानी आप ये कह रहे हैं कि मैं ठीक नहीं हो सकता, बस वो मेरे लिए ठीक हो जाए। तो फिर आप क्या करेंगे? आप ओवर थिंकिंग के जरिए अपनी जिंदगी गुजारेंगे। और ज्यादातर जो बुजुर्ग हैं हमारे, वो ओवर थिंकिंग ही तो करते हैं। आप कभी भी तजुर्बा करके देख लीजिए, वालदा साहब या वालिद साहब के पास बैठ से, इनकी कहानियां पुरानी है ना, आपको बार बार वही सुनने को मिलेंगे। आप उन्हें अगर एक दिन बैठ के कहें कि फुफ्फो के साथ या खाला के साथ अब बस बस करें, अब नाराज मत रहा करें, कहते तुम्हें नहीं पता ना उन्होंने जब क्या किया कि उन्होंने मेरे साथ क्या किया, और फिर वो दोहराएंगे। ये जो दोहराते हैं तकलीफ को, ये बड़े तकलीफ देने वाले लोग होते हैं, और लोगों के सामने ये ऐसे बैठे होते हैं कि तरस हमारे पर खाया जाए। तो जब ये लोग, ये तो मेंटली हेल्दी तो नहीं हुए ना ये लोग, तो ऐसे लोगों को फिर ये होता है कि एक तरीका तो ये है कि आप इनके साथ बैठें, अपने आप को इतना डिटैच करें कि आप तकलीफ में ना जाए और कहें बस मैंने सुनना है, जो कि ये सुनाते हैं और ये मुतमईन हो जाते हैं। दूसरा तरीका ये है कि आप उनके साथ बैठ के बात करें। अगर आप उन्हें वाकई हल देना चाहते हैं, आप उन्हें कहें कि आपने सारी बात मुकम्मल कर ली, अब मेरी बात सुन लीजिए, और इसके ऊपर आपने मुझे जवाब नहीं देना। ये ज़रूर तय करें, मेंटल हेल्थ के लिए ज़रूरी है, अपने जवाब के लिए बात नहीं कर रहे, बात पहुंचाने के लिए बात कर रहे। अब जब ये करेंगे, ओवर थिंकिंग से आप भी निकल आएंगे और आपका रिश्ता भी निकल आएगा। अच्छा, जैसे हमने बात की ना इमोशनल अटैचमेंट की और इमोशनल नमनेस की, अब ज़्यादातर मैंने इस तरह के भी कपल्स देखे हैं या फ्रेंड्स देखे हैं कि एक इंसान बहुत ज़्यादा अटैच होता है और दूसरा ये होता है उसे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, तो उनका रिलेशन बड़ा अजीब जा रहा होता है। वो दोनों ही एक दूसरे की समझने की कैफियत में ही नहीं होते, वो अपनी बात पहुंचा रहा होता है, वो अपनी बात पहुंचा रहा होता है और हल दोनों के पास ही नहीं होता। तो ऐसी सिचुएशन में फिर क्या करना एक चाहिए? तो उन्हें किसी थेरेपिस्ट के पास जाना चाहिए, और उनके साथ जो खास तौर पर रिलेशनशिप से मुतालिक है, और अगर उसके बावजूद भी हल नहीं निकलता, डायरेक्ट बात 1, 2, 4, 7 दफ़ा कर लें। उसके बाद उन्हें एक दूसरे के साथ नहीं रहना चाहिए। लेकिन ये बहुत मुश्किल है हमारे यहाँ के, भाई एक दूसरे क्यों? का साथ छोड़ना, ये स्पेशली बच्चों के बाद। देखे नहीं, उसका कोई ताल्लुक नहीं इन चीज़ों से, कोई ताल्लुक इन चीज़ों से नहीं है। आप जब बच्चों के लिए रह रहे होते हैं तो आप अपने लिए तो नहीं रह रहे ना, तो वही बच्चे कहाँ खुश होते हैं उस घर में। मैंने तो ऐसे लोग देखे हैं 1.5 माह बच्चों का नाम लेके चीज़ मांगते हैं। यानी अगर बेटे का नाम अहमद है या उमर है तो कहेंगे उमर चाय बना दोगे, वो बेगम चाय लेके आ जाती है। उमर मैंने चाय वहां रख दी है, हमने ये देखे ना। तो ये क्या हेल्दी रिलेशन है? ये कहीं से हेल्दी रिलेशन? मियाँ बीवी के दरमियान अगर इस तरह के मामलात आ जाए, कहाँ से हेल्दी है ये? दोनों अपनी अनाओं को पकड़ के बैठे हो, इस तरह तो जिंदगी नहीं गुजरती है।
और अगर आपकी ज़िंदगी नहीं गुजर रही, कि आपको दोबारा का मौका मिलेंगे इस तरह के? नहीं मिलते। बच्चों को भी बताएं कि बच्चों को फैसला करना सिखा जाते हैं ये लोग, लेकिन पहले पूरी कोशिश करें। जिससे मैंने कहा थेरेपिस्ट से, ये खाला से, फुफ्फो से, मामू से, चाचा से, इनसे डिस्कस ना करें। उन्होंने तो अपने से का तजुर्बा करना है आपके ऊपर। आप स्पेशलिस्ट के पास जाएं जो अनबायस्ड हो, जो किसी की साइड ना लेता हो। वो आपके साथ बैठ के बात करेगा और आपको समझाएगा। अगर आपको समझ आ रही है एक दूसरे की या उसकी, आप एक बेहतर जिंदगी गुजारें। और अगर आपको नहीं समझ आ रही है तो आप एक दूसरे को तो तकलीफ मत दें, आप बेशक किसी और से जाकर तकलीफ लें दें। लेकिन ज़्यादातर ये कहा जाता है कि रहना तो साथ ही है, जिस भी तरह रहना है, ठीक है, बेशक हम महीना बात ना करें, हम बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पूरी करेंगे और हम बच्चों की वजह से बच्चों की सारी चीज़ें भी पूरी होंगी, लेकिन साथ नहीं छोड़ सकते। मैं इस बात के बिल्कुल हक में नहीं हूँ। मेरी राय है, ज़ाहिर इख्तिलाफ लोग कर सकते हैं। देखिए, हर शख्स चाहते हैं घर बसने चाहिए, हम भी चाहते हैं, लेकिन इस तरह घर बसना तो बसना नहीं होता है कि जो दो लोग एक दूसरे से मिले हैं वो दो लोग एक दूसरे के साथ ही नहीं है, तो फिर कौन सा साथ है वो? और क्या वो इस तरह रह के अपने बच्चों की तरबियत कैसी कर रहे हैं? वो ज्यादा खौफनाक तरबियत है। तो उससे बेहतर फैसला करना बच्चों को आप सिखा देंगे। बेटा, जब इस तरह, देखिए, तलाक को, खुला को पसंद तो नहीं किया गया, लेकिन इजाजत तो दी गई है ना। और अगर आप साथ रह के अगले का दिमाग खराब करते रहे, वो आपका दिमाग खराब करते रहे, आप दोनों मिलकर बच्चों का दिमाग खराब करते रहे, उससे बेहतर नहीं कि आप अलहदा हो जाए। मेरी राय है, मैं बार बार यस कर रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है कमेंट्स किस तरह के आएंगे इस बात पर। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया। एंड पे आप अगर कोई मैसेज देना चाहते हैं बहुत छोटा सा, जो आपके सुनने वालों के लिए हो, तो वो आप दे दें, हम इसको। देखिए, दो बातें मैं उनसे अर्ज करूंगा। एक तो सब के सब अपने कमरों की कबर्ड जिसको ज़्यादा देखते खोलते हैं, उसके बाहर लिख कर लगा दें कि मेरा अमन मेरे पास है और इसको मैंने ही इंश्योर करना है। और दूसरा साथ लिख कर लगा दें कि मुझे बदलने से मेरे अलावा कोई नहीं रोक सकता। यकीन कीजिए, वो अपने साथ अटैच होंगे और वो हर एक के साथ अटैच होने की कैफियत में आ सकते हैं। आई होप कि इस पॉडकास्ट ने आपको काफ़ी हेल्प आउट किया होगा कि आप अटैचमेंट को डिटैचमेंट में कैसे चेंज कर सकते हैं। अगर इसी से रिलेटेड आपका कोई भी और सवाल है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं बहुत ही मेहनत और रिसर्च के बाद डिफरेंट डॉक्टर्स के साथ हेल्थ वाइज कंटेंट बनाती हूँ। अगर आपको मेरा कंटेंट वैल्यूएबल लगता है तो सुनो पॉडकास्ट हेल्थ को सब्सक्राइब करें।